अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है ट्रांसपोर्ट इन मैन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि सिंध बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 11 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी इनके स्ट्रक्चर, इनकी टाइप्स और इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्या इनके अंदर डिफरेंस है, तो उसमें हम देखते हैं कैपिलरीज जो हैं वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेके आती हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी वाली ब्लड वेसल्स, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है ये हार्ट दिखाया हुआ है, और ब्लड वेसल्स क्या है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है, सर्कुलेट करता है। उनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्स में। जिसमें हमने अभी बात की कि आर्टरीज जो कि जैसे कि यहाँ पर एरो शो कर रहा है कि जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज हम देख रहे हैं कि ये वाला जो नेटवर्क है जिसमें हम कह रहे हैं कि इनकी वॉल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होती है, और जहां पर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, उसकी बात करें तो ये वाला जो नेटवर्क है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैपिलरीज। अब अगर हम वेन्स की बात करें कि वेन्स क्या हैं, तो हम देखते हैं कि वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो हमें ब्लू कलर में नजर आ रही है और ये जो एरो शो कर रहे हैं कि ये ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आ रही हैं, ये वेन्स हैं। और अब अगर हम वर्ड डिफ्यूजन की बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसमें अगर हम गैस की एग्जांपल ले लें कि जो ब्लड है वो गैस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम देखते हैं कि उसकी मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा बॉडी सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जहाँ पर कंसनट्रेशन, जहाँ मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ से वो मूव कर जाए दूसरी साइड जहाँ पर उनकी मिकदार कम है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब हम दोबारा से आते हैं, जब भी हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा कि कैपिलरी आर्टरीज जो कि लेके जा रही हैं ब्लड को, वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, वेन्स कौन सी हैं जो कि वापस ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। इसके साथ अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, सवाए पल्मनरी आर्टरी के। पल्मनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट से लेके जाती है लंग्स की तरफ। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है वो होता है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब के अंदर कौन सा वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर
हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। इसीलिए हम अगर कलर के डिफरेंस से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज है उन्हें रेड कलर से शो किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पर्पल कलर में शो किया हुआ है कैपिलरीज को, क्योंकि वहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के पास जा रही है। इसी तरह टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ से मूव करके कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर में शो की हुई है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डिप्लेटेड, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो वो जो ब्लड है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है लंग्स से। तो जो लंग्स से हार्ट तक आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन के अलावा बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम इनके फर्दर डिफरेंसेस को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें आर्टरी से आगे फर्दर आर्टीरियोल, कि आर्टरी से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज फर्दर मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल मिलके जो हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बना रही हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले आर्टरी को देखें तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो मसल और लेयर है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो थिक हैं। जैसे यहाँ पर अगर मिडल लेयर को कंपेयर किया जाए इन दोनों की, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टरी की जो मिडल लेयर है वो ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू वेन के मिडल लेयर के। इसका मतलब ये है कि जो वेन है उसके अंदर लेस इलास्टिक फाइबर है और इसलिए वो क्या होगी, वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर हम कैपिलरी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम कैपिलरी देख रहे हैं कि इसकी जो लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, एंडोथेलियल सेल से मिलके बनी हुई है, तो इसके अंदर कोई मसल्स या इलास्टिक फाइबर्स मौजूद नहीं होते। इसके साथ साथ अगर हम एक और डिफरेंस को देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि हार्ट से दिल से निकल रही होती है उसमें, और फिर वो कहाँ पर जा रहे हैं फर्दर हम देखते हैं कि ब्रांचेस होती हैं उससे, और वो पल्मोनरी ट्रंक जो कि फर्दर वहाँ से आर्टरीज पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके हम देखते हैं कि बेस के ऊपर वॉल्व है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। और अगर वॉल्व की बात करें तो क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमें नजर आ रहा है इसे वॉल्व कहा जाता है। अब अगर हम कैपिलरी में देखें तो हम देख रहे हैं कि कैपिलरी में भी वॉल्व मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर वेन की बात की जाए तो वेन में जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद होते हैं, लेकिन वॉल्व हम देखते हैं कि पूरी बॉडी में मौजूद नहीं है, बल्कि जो हमारे हार्ट से नीचे वाला रीजन है, हमारी बॉडी का हमारे दिल से जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से में वॉल्व मौजूद नहीं होते। हार्ट से मौजूद होते हैं, जो हमारे हार्ट से नीचे वाला मतलब दिल से नीचे वाला रीजन है उसमें वॉल्व मौजूद होते हैं, और हार्ट से जो ऊपर वाला रीजन है, दिल से बॉडी का ऊपर वाला रीजन है, उसमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। अगर उसकी बात करें कि क्यों, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ब्लड कहाँ पर लेके आना है, दिल की तरफ लेके आना है, हार्ट की तरफ लेके आना है, तो वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए वॉल्व मौजूद होते हैं। अब अगर हम साथ में ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम वेन्स में देखें कि वेन्स में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि वेन्स में लोअर प्रेशर होता है ब्लड का। अब अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पर होता है, जो मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं आर्टीरियोल,
कैपलरी और उसके बाद वेन्यूल। मतलब ये कि हमने उस स्ट्रक्चर को इनलार्ज कर लिया है, जिस अब हम देखते हैं आर्टीरियोल सबसे पहले, मतलब ये कि जो आर्टरीज हैं उनमें भी हम देखते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जब हम कैपलरी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, वो कैपलरी में होता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर कैपलरी से जब हम आर्टरी से देखते हैं कि ब्लड कैपलरी में आएगा तो फिर वो कितना हो गया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर 30 mmHg, और जैसे जैसे वो वेन्यूल की तरफ, वेन की तरफ जा रहा है तो वो कितना हो गया 13 mmHg। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के किस किस का एक्सचेंज होता है। वाटर हम देख रहे हैं कि आउट भी मूव कर रहा है, इसके अलावा वाटर इनसाइड भी मूव करता है। ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इनकी बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर मूव करते हैं, ये ब्लड से बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज, या फिर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं टिश्यू फ्लूइड में। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट की बात करें तो ये टिश्यू फ्लूइड से मूव कर रहा है ब्लड के अंदर। इसके अलावा अगर हम आर्टीरियल एंड के ऊपर देखें, हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर उसको कंपेयर किया जाए। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि नेट प्रेशर आउट होता है, जिसकी वजह से हम जो मटेरियल्स की बात करें ये मूव करता है आउटसाइड। वेनस एंड की तरफ हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर की निस्बत, तो इसमें हम देख रहे हैं नेट प्रेशर इन, और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मटेरियल है, इसके साथ साथ हम वाटर को देख रहे हैं कि वाटर किस तरफ मूव करता है, वो मूव करता है कैपलरी के अंदर, मतलब ब्लड में मूव करेगा। मतलब हम देख रहे हैं टिश्यू फ्लूइड से कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड में। इसके साथ साथ ये जो एरोस हैं ये क्या शो करें, ये एरो शो कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कैपलरी से वेनस एंड की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा। और एक्सचेंज की बात करें तो हम देख रहे हैं ना तो आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ना वेन्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कैपलरीज में होता है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं? ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हों, या ऐसी डिजीजेस जो जिनका ताल्लुक हार्ट और उससे रिलेटेड जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह, तो उनकी डिजीजेस की कंडीशन को क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन वजूहात की बिना पे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स, जिनमें एज शामिल है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी मींस मोटापा, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें कि लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, यानी कि वॉक, चलना फिरना, इसके मुकाबले में ज़्यादातर बैठना पसंद करते हैं, तो इस लाइफस्टाइल को कहते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। और अगर हम एज की बात करें तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के चांस ज़्यादा होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में क्योंकि हार्ट की डिजीज़ और ब्लड वेसल्स की डिजीज़ शामिल हैं, तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ आर्टरीज, जिसमें कि एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथरोस्क्लेरोसिस की। तो एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, यानी कि आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं। अब अगर हम बात करें आर्टरीज की कि ब्लड वेसल्स में आर्टरीज कौन सी वेसल्स होती हैं, तो आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं यानी नैरो हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एथरोस्क्लेरोसिस। अब हम अगर इस डिजीज के कॉज की बात करें कि किस वजह से होती है ये डिजीज या एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में प्लाक जम जाती है इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज में, यानी आर्टरीज की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ होती है, वहाँ पे प्लाक जम जाता है। अब अगर हम बात करें प्लाक की कि प्लाक क्या होता है, तो प्लाक के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फैटी सब्सटेंसेस होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और कैल्शियम वगैरह शामिल होते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को प्लाक कहते हैं, और जब प्लाक आर्टरीज के अंदर जम जाता है तो इस सिचुएशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ब्लड फ्लो में मुश्किल पेश आती है। अगर हम नॉर्मल आर्टरी की बात करें तो नॉर्मल आर्टरी का नॉर्मल साइज है और यहाँ से ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो, अभी हम आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्टरीज के अंदर अगर इस तरह प्लाक जमा हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कोई कंडीशन है, तो क्या हो रहा है, अब ब्लड फ्लो में मुश्किल हो रही है। तो इसके नतीजे में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, और इन क्लॉट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या होता है, क्लॉट्स ऑफ ब्लड। और अगर थ्रोम्बस फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए एक और नाम या एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं एम्बोलस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, यानी तंग हो जाती हैं। अब अगर हम इस डिजीज की या इस कंडीशन की सिम्टम्स की बात करें तो इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला सिम्टम ये है, या कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में चेस्ट पेन होता है, यानी जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे दर्द होता है, जो दिल वाली जगह होती है वहाँ पे पेन फील होता है। इसके अलावा क्या होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है या सडन डेथ भी हो सकती है अगर जो प्लाक फॉर्मेशन है, यानी कि जो डेपोजिशन है आर्टरीज के अंदर, वो कहाँ पे हो, कोरोनरी आर्टरीज में। अब कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं, ऐसी आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टरीज का मतलब होता है ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो अगर हम कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट को भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो आर्टरीज जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। तो अगर प्लाक फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरीज में हो तो ऐसी सूरत में अचानक हार्ट अटैक या सडन डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एक और सिम्टम की बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो वो क्या होता है कि अगर ब्लॉकेज यानी कि प्लाक फॉर्मेशन कैरोटिड आर्टरीज में हुई है तो क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी। तो कैरोटिड आर्टरीज की बात करें तो वो आर्टरीज जो नेक रीजन में मौजूद होती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन की तरफ। तो अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस फील होगी, यानी कमजोरी फील होगी। और अगर ब्लॉकेज रीनल आर्टरीज में हो तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादातर हाई रहेगा। और रीनल आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं, जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करते हैं। रीनल का टर्म किडनीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब अगर हम इस डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर लाइफस्टाइल चेंज कर दिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट नेचुरली ही हो सकता है। यानी कि अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल की बजाय, अगर बैठे रहने की बजाय एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी की जाए तो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो ठीक होगा और प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कंडीशन स्वेयर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, मेडिसिन का इस्तेमाल, या अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन स्वेयर है तो इस सूरत में एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। और एंजियोप्लास्टी एक मेडिकल टर्म है जिसमें कि सर्जरी होती है, यानी आर्टरीज की वाइडनिंग होती है। आर्टरीज को वाइड किया जाता है, चौड़ा किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो ठीक तरीके से हो जाए। और जब ब्लड फ्लो ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा हेल्थ के ऊपर। यानी कि अगर ब्लड फ्लो ठीक हो तो इन बीमारियों के जो सीवियर केसेस हैं उससे बचा जा सकता है। ये तो था एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम बात करते हैं एक और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की, जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी आर्टरीज की एक डिसऑर्डर है या आर्टरीज की डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो इंटरनल वॉल्स होती हैं आर्टरीज की वो थिक हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आर्टरीज की इंटरनल जो वॉल्स हैं उसके अंदर डेपोजिशन हुई हुई है, और ये क्या कर रही है, ये ब्लड फ्लो को कम कर रही है। क्योंकि वॉल्स इंटरनली थिक हो गई हैं तो वो अब ब्लड फ्लो को कम रास्ता दे रही हैं, तो इस वजह से ब्लड फ्लो में मुश्किल होती है। तो अगर हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स की बात करें
तो इसके कॉमन सिम्टम्स में डिजीनेस की कंडीशन होती है। डिजीनेस क्या होता है? चक्कर आना, यानी इतनी वीकनेस हो जाए कि चक्कर फील हो, यानी इम्बैलेंसिंग की कंडीशन हो, या मेमोरी डिफेक्ट्स हो, यादाश्त पे असर होता है, या फटीग थकावट की कंडीशन रहती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में। तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में वेजोडाइलेटर्स शामिल हैं। तो वेजोडाइलेटर्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आर्टरीज को वाइड करती हैं, यानी उनको खोलती हैं, उनको चौड़ा करती हैं ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से भी ब्लड फ्लो ठीक होता है, यानी कि अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएं, तो ब्लड फ्लो में आसानी होती है और फैट्स या जो प्लाक मटेरियल होता है या कोई भी जो डिपोजिशंस होती हैं वो आर्टरीज वॉल्स में अंदर डिपॉजिट नहीं होती, जमा नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में।